कितनी सुंदर चित्रकारी है। जरूर किसी फनकार ने इन्हें बनाया होगा। कोई कलाकार ही इतना अच्छा कार्य कर सकता है। और अगर हमें पता चले कि इन चित्रों को किसी छोटे से बच्चे ने बनाया है तो हम बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि छोटा बच्चा इतनी अच्छी कलाकारी अगर करता है तो हम और भी हैरान हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी कला को सीखने के लिए, किसी भी काम को सीखने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस काम को सही तरीके से हमें सीखना होता है। आज की हमारी कहानी है नन्हा फनकार। और इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा फनकार होता है। फनकार हम किसे कहते हैं? कलाकार को। और राजा अकबर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जब राजा अकबर की मुलाकात उस नन्हे फनकार से होती है तो किस तरह से उनके बीच में बातचीत होती है और किस तरह से अकबर उस नन्हे कलाकार से कुछ सीखना चाहता है और वो बच्चा कैसे उनको क्या क्या सिखाता है। आइए इन सभी के बारे में जानते हैं आज की हमारी कहानी में नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने एक पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। कतारें क्या होती है? पंक्तियां। एक लाल पत्थर पर उसने घंटियों के आकार की पंक्तियां बनाई थी और साथ में कुछ कड़ियां उसके ऊपर उकेरी थी। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। अध बनी क्या होती है? आधी बनी हुई। लड़का लाल पत्थर पर घंटियां बना रहा है और साथ में नक्काशी का काम कर रहा है। नक्काशी क्या होती है? जब हम छेनी और हथौड़े की सहायता से पत्थर की कटाई कर कर कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो उसे हम नक्काशी करना कहते हैं। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। जब लड़का हथौड़े से पत्थर पर वार करता तो वार करने से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े यानी किरचे आसपास छितरा जाती यानी कि बिखर जाती और उसको डर होता कि कहीं छोटा सा टुकड़ा उसकी आंख में ना चला जाए, इसीलिए वो अपनी आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगतराश क्या होता है? साथ में काम करने वाले। काम में डूबना मुहावरा है जिसका अर्थ है पूरी तरह से मन लगाकर काम करना। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। उकेरना यानी कि उतारना, पत्थर पर छेनी और हथौड़े की सहायता से उतारना। अब ये जो बच्चा है जिसकी हम बात कर रहे थे उसका नाम केशव है और कितने साल का है? 10 साल का। और वह अपने पिता से पत्थरों पर नक्काशी का काम सीख रहा है। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस, महीन क्या होता है? पतला, बारीक, और नफीस क्या होता है? सुंदर। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब केशव बारीक जालियां, महीन नफीस, बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। आप चित्र में देख पा रहे हैं ये हमारा नन्हा फनकार केशव है और किस तरह से पत्थरों की कटाई करके और उनके ऊपर नक्काशी का काम करके वो घंटियां बना रहा है। अभी तक केशव को घंटियां बनाने का काम बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके मन में ये विश्वास था कि एक दिन वो इस काम को बहुत ही अच्छे से सीख लेगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा जब भी कोई नया काम हम सीखते हैं तो वो इतना अच्छे तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छे से वो काम हम कर पाते हैं। अब केशव के पिता इस काम को काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन केशव अभी बच्चा है और नया नया काम सीख रहा है, तो एक दिन केशव भी अपने पिता की तरह बहुत अच्छी घंटियां बनाना सीख जाएगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था।
उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी क्या होता है? दादा परदादा का, जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छीनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। अब केशव अपने काम में इतना मशगूल था, अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसको सोचते सोचते और अपना काम करते करते किसी के कदमों की आहट ही नहीं सुनाई दी कि उसके पास कोई आकर खड़ा हो गया है। अचानक से वह चौंक जाता है किसी की आवाज़ को सुनकर। और किसकी आवाज़ थी? माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक, मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी क्या होती है? कड़वापन और तपाक से जवाब देना। तो केशव ने जरा सा भी नहीं पहचाना कि कौन उनसे बात कर रहा है और उसने कहा कि देखते नहीं हो, मैं ही तो काम कर रहा हूँ, मैं ही तो पत्थरों को तराश रहा हूँ। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंजोला था, मंजोला यानी बीच का, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। अंगरखा पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला एक कुर्ता होता है। उस व्यक्ति ने क्या पहना हुआ था? सफ़ेद रंग का कुर्ता और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। साथ में उसने एक पगड़ी भी पहनी हुई थी। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। ये और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। भौचक से यानी कि हैरान से, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। माथा ठनकना यहाँ पर मुहावरा है जिसका अर्थ होता है संदेह होना, शक होना। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अब केशव को पहले ही शक हुआ था कि इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और बड़ा आदमी लगता है, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी के साथ बड़ी ही बेरुखी से, बड़ी ही तल्खी से बात की। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। कातर यानी कायर, डरी हुई। अकबर को पहरेदार की ये दखल अंदाजी भली ने लगी यानी कि अच्छी नहीं लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब केशव को समझ में आ गया था कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, जिसके सामने वो इस तरीके से बात कर रहा था, बेफिक्र होकर बात कर रहा था, वे तो बादशाह अकबर हैं। अब जब उसको पता चल गया तो अब थोड़ा सा डर भी उसको नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अकबर बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नर्म आवाज में पूछा। केशव,
उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। अब केशव जल्दी से अपने पिता का छेनी और हथौड़ा लेकर लौट आता है। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गया और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। सकपका गया यानी कि घबरा गया। केशव घबरा जाता है। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अनमना भाव यानी कि ना करने का भाव। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, यानी कि हैरान था कि इतने बड़े बादशाह क्या सच में ही मुझसे काम सीखना चाहते हैं? क्या वो इस तरह का छोटा काम करेंगे? वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। आहिस्ता से यानी धीरे धीरे, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। और केशव ने समझाया कि धीरे धीरे छेनी से हथौड़े से वार करना है और साथ में अपनी आंखों को थोड़ा मीच कर यानी बंद कर कर रखना है, ताकि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आंखों में ना चले जाएं। अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। अब केशव को थोड़ा बहुत आता था और बादशाह अकबर ये काम पहली बार सीख रहे थे, उनको बिल्कुल भी नहीं आता था। इसीलिए केशव उनके ऊपर अपनी धाक जमा रहा था और बिल्कुल उसी अंदाज में सिखा रहा था जिस अंदाज में उसके पिता ने उसे ये काम सिखाया था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। चूक यानी कि गलती। जैसे ही बादशाह से छोटी सी गलती होती, वैसे ही केशव की त्योरियां चढ़ जाती। त्योरियां चढ़ना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है गुस्सा आना। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव, सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता कि सही नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। इत्मीनान यानी कि आराम से बैठ गए। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बहुत कौतूहल से देख रहे हैं। संगतराश यानी कि साथ काम करने वाले। अब केशव के साथ काम करने वाले बादशाह अकबर को और केशव को बड़े ही कौतूहल के साथ देख रहे थे, यानी कि बड़े ही जिज्ञासा और हैरानी के साथ देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार यानी कि कलाकार। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा।
वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। कैसे प्रसिद्ध हो गया था केशव? इतने बड़े बादशाह खुद केशव से उसका काम सीखने के लिए आए और उससे कितनी सारी बातें की। तो आसपास के जो संगत राज थे उनके बीच में तो बहुत फेमस हो गया था, बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। नेक यानी कि भले इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु, संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज में बोला। उनिंदी यानी कि नींद आने वाली। अब केशव को नींद ही आ रही थी और नींद में उसने क्या कहा, हूँ। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कहानी, केशव की कहानी, नन्हा फनकार। केशव मात्र 10 साल का था और 10 साल की उम्र में कितनी लगन और मेहनत के साथ वो काम सीख रहा था। और साथ में बादशाह अकबर भी अपने राजा के पद को भूलकर केशव के साथ कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, उसके काम की सराहना करते हैं। और साथ ही हमने जाना कि सीकरी में अकबर महल क्यों बनवा रहे हैं, वहाँ पर नगर क्यों बसाना चाहते हैं। क्योंकि जब बादशाह अकबर को संतान नहीं हो रही थी तो काफ़ी परेशान थे और ख्वाजा सलीम चिश्ती ने उनको बताया था कि उनकी 3 संतानें होंगी और उन्हीं के सम्मान में वो सीकरी में एक महल बनवा रहे हैं और साथ में पूरे नगर को बसवा रहे हैं। वैसे तो आगरा में उनके पास बहुत बड़ा महल है, बहुत सुंदर शहर है, लेकिन फिर भी वो सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसा रहे हैं। और वहाँ पर नक्काशी का काम कौन कर रहे हैं? केशव और उसके पिता। और यही हमारा है नन्हा फनकार केशव। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। आपको पाठ पसंद आया होगा क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है नन्हा फनकार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।